अच्छा बेटा, उम्मीद है सबको आवाज आ रही होगी। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं स्टार्ट करने लगा था, तो अब हम आते हैं अपनी क्वाइट इंडिया मूवमेंट पे। 1942 में ये हुई थी, स्टार्ट हुई थी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट बेटा था कि गांधी साहब ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। गांधी साहब ने ब्रिटिश को कहा था कि हमारा मुल्क छोड़ दो। 1942 में उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क छोड़ दो। और उन्होंने एम ए जिन्ना साहब को भी कहा था कि आप हमारे साथ इस चीज पे चलें। ठीक है, क्योंकि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो इस टाइम जो वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश की जो सिचुएशन है वो जरा खराब है। तो आप जो है वो हमारा साथ दें ताकि ब्रिटिश को हम यहाँ से भगा दें। ठीक है। तो उन्होंने कहा था हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन कायदे आजम साहब को तो कांग्रेस मिनिस्ट्री में सारी समझ आई खड़ी थी। उन्होंने एक और स्लोगन बनाया। उन्होंने कहा डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहा था, जिन्ना साहब ने कहा था डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, के पहले ब्रिटिश जो है वो इसको डिवाइड करें। ठीक है। उसके बाद क्वाइट करें। ठीक है। तो ये दो चीजें थी जिसमें फर्क था कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड क्वाइट एंड, क्योंकि जिन्ना साहब को ये चीज पता चल गई थी कि अगर कांग्रेस अब के मेजोरिटी में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कांग्रेस आएगी तो बात तो वहीं की वही है। और अगर एक बार कांग्रेस आ गई तो सबका सेपरेट होमलैंड का जो तस्वुर है वो क्या हो जाएगा, वो जरा हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए उन स्लोगन बनाया उन्होंने एंड मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है गांधी जिन्ना टॉक्स। ठीक है। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में हुई थी। इसमें कोई इतनी ज्यादा डीपली बात नहीं है। गांधी मोहम्मद अली साहब को बुलाया था कि आप खत लिखा था कि आप मुझसे आके मिलें। तो एम ए जिन्ना साहब ने अपने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोगों से मशवरा किया कि मुझे जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो लोगों ने उनको एडवाइस दी कि आप एक बार आके उनसे बात तो करें, देखें वो क्या कहते हैं। तो ये गांधी जी नाटक जो है वो बम्बई में हुई थी। ठीक है। इसकी जगह पूछी जाती है तो गांधी जी नाटक बम्बई में हुई थी 1944 में। इसका कोई नहीं था, इसका सिर्फ गांधी की जो बातों का मतन था एट द एंड, जिसे हम कहते हैं मॉरल लेसन, या प्रिसाइज करके अगर उस चीज को कहा जाए तो वो यही था कि उन्होंने कहा था कि सेपरेट होमलैंड का तस्वर, मैंने यहाँ पाक लिखा है तो आप ये समझें कि जो वो कह रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट होमलैंड का जो है वो आप आइडिया जो है वो खत्म कर दें, हम मिल के एक ही मुल्क में रहेंगे। ठीक है। ये था गांधी जी नाटक। उसके बाद आ जाते हैं हम वेवल प्लान पे एंड शिमला कॉन्फ्रेंस पे। मैंने जब शिमला डेप्यूटेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक था शिमला डेप्यूटेशन, एक है शिमला कॉन्फ्रेंस, और एक है शिमला एग्रीमेंट। शिमला डेप्यूटेशन 1906, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, और शिमला एग्रीमेंट जो है वो 1972 बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जेड ए भुट्टो। ठीक है, इनके दरमियान हुई थी। तो ये आफ्टर 1971 बार के बाद हुई थी। ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने, कांग्रेस ने जनाब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, क्या वेवल प्लान आया तो वेवल जो है तब के वायसराय थे, उन्होंने भेजा शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है। तो तब यही मसला चल रहा था कि इंडिया वाले जो हिंदू थे वो यही कहते थे कि हम इंडिया की पूरी जमात हैं, पूरे इंडिया की हम एक ही जमात हैं। और मुसलमान कहते थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि हम मुसलमानों की जो है सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुसलमान हैं हम उसकी वाहिद जमात हैं, कांग्रेस हमारी जमात नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने वेवल के सामने, जो है लॉर्ड वेवल है, उनके सामने मुसलमानों को बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का दिखा दिया। उनको कहा कि ये बड़े कंजर्वेटिव है। या आप ये देखें कि हम कहते हैं कि हम पूरे इंडिया की हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जो अदर माइनॉरिटीज हैं वो भी हैं। ठीक है। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की जमात हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, मुसलमानों की जमात हैं। तो ये जो है बड़े कंजर्वेटिव हैं, तो वो मुसलमानों को उन्होंने इस तरीके से आके लॉर्ड वेवल के सामने पेश किया। ठीक है।
तो और इसको जो है कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। ठीक है, शिमला कॉन और कोई नहीं आया, कोई हिंदू नहीं आया। उन्होंने क्या किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, सिर्फ ये शो करने के लिए, देखें हम तो एक मुसलमान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं, हिंदू भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही बनता है कि हम जो है पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी मेजॉरिटी जितने भी उसके अंदर कास्ट और रिलीजन्स पाए जाते हैं, हम उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, अब वेवर साहब को कोई समझ नहीं आई, पीछे क्रिप्स मिशन आया और प्लान आया, तो उनको किसी को कोई समझ नहीं आई। उन्होंने वेवर ने कहा कि हम एक एक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा था, जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो गया। अब उसमें कायदे आजम ने एक स्लोगन बनाया, मुख्तलिफ स्लोगन हुए, साफ ज़ाहिर है सबको पता था कि जो इन इलेक्शन में जीत गया, क्योंकि आगे तब ताजी ताजी जो है वो वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी, वर्ल्ड वार 2 ब्रिटिश जीत गया था आखिर एंड में आके। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनको समझ आ गया कि अब ब्रिटिश जो है वो जरा कमजोर भी हो चुके हैं जंग लड़के, तो अब इनसे जीता जा सकता है। ठीक है, तो दोनों जो है कांग्रेस ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बड़ी अपनी तगोदो की, बड़ी इन्होंने कंपेन्स चलाई। ठीक है, इलेक्शन की, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अगर ये इलेक्शन जो है जो मेजोरिटी से जीत जाएगा, आगे जो है गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, ब्रिटिश उन्हीं को ही दे के जाएगा। तो इसमें जो है कायदे आजम साहब ने एक स्लोगन बनाया, इफ यू वांट पाकिस्तान, वोट फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इफ यू वांट पाकिस्तान, वोट फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसमें क्या हुआ, मुसलमानों को बहुत अच्छी फतह हुई, मुसलमानों ने क्या, मेजॉरिटी फिर भी कांग्रेस ही रही, लेकिन पिछले जो इलेक्शंस हुए थे 1937 टू 39 में, उनमें तो मुसलमान अपनी सीटें भी नहीं जीत सके थे। ठीक है, तो इस इलेक्शन में क्या हुआ, जो 30 सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट में, वो क्या हुई, वो मुसलमान 30 सीट्स जो है वो जीत गए थे। तो इस डे को उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ विक्ट्री का नाम दिया, जिसको 11 जनवरी, जैसे मैंने आपको डे ऑफ डिलीवरेंस याद कराया विद डेट, ये सिर्फ इन जो डेज हैं इनकी डेट्स याद करनी है आपने। डे ऑफ डिलीवरेंस जो था वो 22 दिसंबर 1939 था, और ये है हमारा डे ऑफ विक्ट्री, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इसको डिक्लेयर 11 जनवरी 1946 में। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन हो गए। ठीक है, जनरल इलेक्शन में मुसलमानों को भी अपने इलाकों में फतह हो गई, लेकिन मेजॉरिटी में हिंदू ही रहे। तो अब साफ जाहिर है, अब इन मिनिस्ट्रीज को आगे जाके इन्होंने देने थे कि इनको कौन कौन से इदारे दिए जाएं, साहब पावर डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी ना। अब मुसलमान जो है वो 30 सीटें जीतते हैं अपने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, तो साफ जाहिर है उनमें पावर भी तो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ना। ठीक है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ गए हमारे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आए। उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और मतलब ये मेंबर्स थे। ठीक है, कौन थे, एक में पहले मेंबर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस कैबिनेट मिशन प्लान के, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ पॉक स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी क्रिप्स प्लान अपना दे चुके थे। ठीक है, उसमें क्या किया, जिन्ना ने अब कैबिनेट मिशन क्या हुआ वो एक्सेप्ट कर लिया, और गांधी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट क्यों किया और गांधी साहब ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने एक चीज दे दी थी, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज जो हैं वो अलग करते हैं। ठीक है, हिंदू अपने एरिया स्टेट अलग कर दें, गवर्नमेंट एक ही बनेगी। उसके बाद क्या हुआ कि 10 सालों के बाद इनका, मैंने कल भी ये चीज आपको बताई थी पिछले उसमें, तो 10 सालों के बाद क्या होगा इनका, हम देखेंगे कि अगर मुसलमान जो है वो 10 सालों में अगर वो अच्छा उसको डिलीवर कर जाते हैं, तो उनको वो इलाके अलग कर देंगे और उनको अलग होमलैंड बना के दे देंगे। ठीक है, अगर वो डिलीवर नहीं कर सके तो वो उनको क्या करेंगे, वापस मिला देंगे। तो कायदे आजम साहब को यहाँ पे ये उम्मीद नजर आ गई, उन्हें ये विजन नजर आया कि अगर 10 साल
भी हमें थोड़ा सा अलग स्टेट देते हैं। अगर 10 साल हम गुजारें तो 10 साल के बाद हमारी आजादी जो है वो तो कन्फर्म है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस मिशन को एक्सेप्ट किया, पर गांधी ने रिजेक्ट कर दिया दान, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइंट इलेक्टोरेट के हक में थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के हक में तो वो शुरू से नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये थी, अब क्या हुआ, इंटर्म गवर्नमेंट। इंटर्म गवर्नमेंट क्या था कि पावर्स देनी थी इनको, इनको पावर्स देनी थी, ठीक है। तो जब पावर्स देनी थी इंटर्म गवर्नमेंट में, तो जो पावर्स हैं वो सही तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रही थी, इश्यूज चल रहे थे। ब्रिटिश जो है वो सही तरीके से जो है पावर डिवाइड नहीं कर पा रहा था। वो इवन मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे जिनमें मुसलमानों ने सीटें दी थी, उनको पावर्स ही नहीं दे रहे थे। तो उस पे क्या किया, कायदे आजम ने डायरेक्ट एक्शन डे किया 16 अगस्त 1946। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे था उस टाइम। अब डायरेक्ट एक्शन डे में कायदे आजम साहब ने कहा था कि अगर आप हमें मिनिस्ट्रीज, हमारी पावर्स नहीं देंगे, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लड़ के अपने जो है वो इसको, अपनी जो है वो पावर जो है वो ले लेंगे। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का कहा था, ठीक है। अब इंटर्म गवर्नमेंट बन गई। इंटर्म गवर्नमेंट में बहुत से लोगों को बहुत से ओहदे मिल गए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बने लियाकत अली खान, ने लियाकत अली खान बने थे, और उन्होंने एक बजट पेश किया था, उसका नाम था पुअर मैन्स बजट। इसका नाम है पुअर मैन्स बजट, ठीक है। तो इसका नाम है, तो ये पूछा जाता है पुअर मैन बजट कब पेश हुआ, ठीक है, या पुअर मैन बजट जो है वो किसने पेश किया, तो ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो ये इंटर्म गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। ये पढ़ा लूं, फिर मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हमारा ये जो है वो टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि इंटर्म गवर्नमेंट्स पूरी तरह बनी भी नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो अपने लोग भेजे, ठीक है, एक कमेटी बना के भेजी, ठीक है। कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को उस कमेटी का हेड बना के भेजा। उन्होंने कहा, तब जो है वो जो पार्टीशन थी वो 1940 पार्टीशन यही थी। पार्टीशन का 3 जून 1947 का प्लान था, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पार्टीशन तो नहीं करनी थी ना। पार्टीशन के बाद उन्होंने चीजें डिवाइड भी तो करनी थी ना, कि आपका जो है बजट किस तरह डिवाइड होगा, कितना पैसा बनता है वो उनको मिलेगा, कितनी मशीनरी बनती है वो उनको मिलेगी, कौन कौन से इलाके किस किस तरह डिवाइड करने हैं, फिर हिजरत भी करनी है, यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने जाना है, उन्होंने मुसलमानों ने इधर आना है, तो वो हिजरत के इश्यूज भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो प्लान था वो 1948 में था कि हम 1948 में जाके जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब इनकी जो है वो लाइन बना देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, 22 मार्च 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है वो क्लियर एक्शन के साथ आए कि हमने जो है वो पावर्स को क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। अब क्या हुआ, अब यहाँ एक मसला हुआ कि जो प्लान माउंटबेटन साहब लेके आए थे उन दिन वैसे ये कई हिस्टोरियन लिखते हैं कि हमारी बुक्स में तो ये लिखा जाता है कि जो हम जनरल बुक्स पढ़ते हैं उसमें तो बेटा ये लिखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू के जो बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी माउंटबेटन के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये हमारी बुक्स लिखती हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। एज आप पाकिस्तान की बुक, बुफेज की बुक उठा लें, या CSSPMS की भी जो बुक्स हैं, जो ऑथोराइज बुक्स हैं उठा लें। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें तो हिस्ट्री की बुक्स में ये चीज बताई जाती है कि जवाहरलाल नेहरू की जो फ्रेंडशिप है वो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो, अब क्या हुआ कि जब ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब लंदन वापस गए प्लान फाइनल करने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू साहब उनके साथ चले गए, उनके घर रहने के लिए, दोस्ती थी उनकी आपस में, अब जिनके साथ भी थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो एक ही इंडियन मेंबर था स्टाफ, लॉर्ड माउंटबेटन के स्टाफ में एक ही इंडियन था, उसका नाम था VP मेनन। उसका नाम था बेटा
वीपी मेनन, आपको ये नाम होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन में जो सिर्फ इंडियन, उसका क्या नाम था, वीपी मेनन। अब ये जो प्लान जो है वो ड्राफ्ट कर रहा था वीपी मेनन, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वहीं रह रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस प्लान में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर दी। मतलब प्लान 1948 का था, तो उन्होंने उस प्लान में चेंजिंग करवा के उसको 1947 कर दिया। वापसी आके उन्होंने क्या किया, गांधी से आके मुलाकात की, गांधी को कहा मैंने ये चेंज करवाया है और मुझे इस हिसाब से ये चीजें क्या लगती थी, बेहतर लगती थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो है वो वापस आए, तो सबके माइंड में ये था कि साल बाद जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी, डिवीजन ऑफ एसिड्स होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम जो है वो अगस्त में जो है 15 अगस्त 1947 को, मतलब इन 2 मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो हम आपको पावर जो है डिवाइड कर देंगे, तो सारे परेशान हो गए। अब इंडिया के लिए तो कोई परेशानी नहीं थी, मतलब जो कमिंग इंडिया है या हिंदूज के लिए कोई परेशानी नहीं। देखें, वो उनका अपना मुल्क था, वो उन्होंने बेशक मूवमेंट होनी है, लेकिन उनके मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, उनके पास एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उनके पास जो है वो एक स्टेबल जो है वो मशीनरी थी, ठीक है, जिसको उन्होंने चलाना था। इश्यूज जो है वो पाकिस्तान के लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था 1948 में डिवाइड होगा, ठीक है, जो पहले प्लान बना था। ले अब साफ जाहिर है कि एक मुल्क डिवाइड होना है, उसमें मुल्क चेंज करना है। अब देखें, इंडिया वाले तो वहीं के वहीं है ना, वही डिव चेंज हुआ। चेंज तो नया मुल्क तो पाकिस्तान बना था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं, कोई स्टाफ नहीं। फिर जो लोग इतनी बड़ी तादाद में हिजरत करके आ जाएंगे, उनके आगे कोई सेटलमेंट नहीं, ठीक है। तो ये इश्यूज थे जो उस टाइम के लिए थे, लेकिन मजबूरी थी, उनको मानना था, ठीक है। तो उस टाइम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एटली उनका नाम था, एटली, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर साइन कर दिया। तो 11 अगस्त 1947 में कायदे आजम साहब जो है वो अपने जहाज में बैठ के आ गए थे। तो इनकी ये जो 11 अगस्त 1947 को जो पहले जहाज के जरिए कायदे आजम पाकिस्तान में आए थे, इसको बेटा बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है ना वो अच्छा नहीं लिखते, ठीक है। वो लिखते हैं कि कायदे आजम साहब, इसमें जो जितने भी इश्यूज बाद में हुए हिजरत में, ये कायदे आजम साहब की थोड़ी सी जो पॉलिसीज है ना, उनकी खराब पॉलिसीज की वजह से हुआ। कायदे आजम साहब को चाहिए था कि पहले वो सारी हिजरत करवाते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रह के, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहीं रखते, उनको वहीं मतलब रखते ऑन द स्पॉट, उन्हीं की निगरानी में जो है वो हिजरत करवाते, तो इतने मसाइल ना आते। अब 11 अगस्त को लीडर जो है वो तो अपने मुल्क के आ गया, लेकिन हिजरत नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से ये सारे मसले हुए। तो ये डिफरेंट हिस्टोरियन जो है बेटा डिफरेंट चीजें लिखते हैं, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा बहस में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, रेड क्लिफ अवार्ड हुआ, रेड क्लिफ साहब आए, रेड क्लिफ साहब ने क्या किया, डेमोक्रेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान किया। ये रेड क्लिफ लाइन भी है, तो ये कई सवाल आता है रेड क्लिफ लाइन किन दो मुल्कों के दरमियान है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से बन गया। तो नीचे मैंने इसीलिए लिखा है कॉमनवेल्थ कंट्रीज 54 कंट्रीज हैं, और ये वो कंट्रीज हैं जो, सॉरी 57 मैंने पहले कहा था, वो 54 हैं। 54 कंट्रीज हैं, और वो कंट्रीज हैं जो जिनमें ब्रिटिश ने कॉलोनियल स्टेट बनाई थी और आहिस्ता आहिस्ता उनको आगे आजाद किया। अभी कई और मुल्क थे वो हमसे भी बाद में आजाद हुए हैं। तो ये थी हमारा प्री पार्टीशन का जो टॉपिक है। आज हमारा बेटा प्री पार्टीशन का टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। सैटरडे को आपका जो प्री पार्टीशन का जो टॉपिक है, प्री पार्टीशन का जो हमने पार्ट पढ़ा है, वो सब का जो है वो आपका इंशाल्लाह एक टेस्ट लिया जाएगा। तो आप बच्चों, आप सब ने इसको प्रिपेयर करना है, चीजें यही होंगी जो आपने पढ़ ली हैं। तो कोशिश करें कि इनको एक बार अच्छे से रिपीट करें, इनको मेमोराइज करें, इनको लिंक्ड अप करें। किसी बच्चे को कोई इशू हो तो वो जो है वो बाद में भी पूछ सकता है, और अगर अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। सर एक एक करके बेटा सर आप ये अनम्यूट। जी सर। सर ये सैटरडे को इनका टेस्ट होगा जो हमने ये स्टार्ट किया था, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर यहाँ तक, और सर इसके बाद फिर हमने आगे जो है हमने स्टार्ट के किया था बाद जो सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया था।
तो आपका वहीं से ही जहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था वहां से लेके आपका प्री पार्टीशन का जो है 1947 तक सारा टेस्ट होगा। सर ये एमसीक्यूज बेस पे बनेगा? बेटा मेरी कोशिश है आपको वन लाइनर याद करवाया जाए, जी सर। लेकिन एमसीक्यूज अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ वन लाइनर ही होगा। एमसीक्यूज आपका तब लेंगे जब आपका पाक अफेयर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम इसका एमसीक्यूज बेस्ड लेंगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई बच्चा बेटा किसी का अभी तक के बारे में, हामिद जब हमने प्री पार्टीशन कंप्लीट कर लिया, किसी बच्चे का इस बारे में पीछे के टॉपिक्स में भी कोई सवाल हो तो वो बेटा इसी हामिद टाइम बंद कर पूछ। दे रिकॉर्डिंग। हामिद अब रिकॉर्डिंग बंद कर दें हम। किसी सर बच्चे ये का बेटा क्लास